नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। हमारा नाम सोनाली है। देखिए, यूपीएससी की परीक्षाओं में अक्सर वर्ड संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, आप सभी चीज़ जानते हैं। हमारा जो सेक्शन रहता है वो आपका रहता है इंपॉर्टेंट प्रश्न का, जिसमें हम डेली 10 प्रश्नों को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, वो भी डिटेल के साथ। अगर आपको किसी प्रश्न में कोई भी डिफिकल्टी होती है वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं, शुरुआत करने से पहले कुछ डिटेल हम जान लेते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपीएसआई महासंग्राम 2021 नोट्स यूपीएसआई के सिलेबस पर आधारित है। यह नोट्स आपको मात्र 149 रुपये में दिया जा रहा है। सिलेबस में जितने भी टॉपिक है सभी कवर किए गए हैं। लगभग 250 पीडीएफ का संग्रह टॉपिक टू टॉपिक है, जैसे सामान्य हिंदी, मूल विधि, सामान्य अध्ययन, संपूर्ण जीएस, उत्तर प्रदेश विशेष, गणित, तर्क परीक्षण, कंप्यूटर और प्रमुख संस्थान जैसे कई जो महत्वपूर्ण टॉपिक है सभी आपको डिटेल के साथ बताए जाएंगे। नोट्स को प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप इसी नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद, चलते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर पहला है आपका कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की। ऑप्शन है आपके पास दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, एम वत्स या फिर अन्य। आपको बता दें कि हड़प्पा सभ्यता की जो खोज की थी वह दयाराम साहनी ने की थी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए देखते हैं। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उल्लेखन किया। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। वह राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का खोजकर्ता माना जाता है। यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी में फैली हुई थी, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया था। ठीक है, यानी कि 1921 में क्या हुआ था, दयाराम साहनी ने हड़प्पा का क्या किया था, उत्खनन किया था। उसके बाद क्या हुआ, राखलदास बनर्जी इन्होंने मोहनजोदड़ो को खोजकर्ता माना गया है इन्हें। यह सभ्यता कहाँ थी, सिंधु घाटी में फैली हुई थी, इसलिए इसे बाद में सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा गया। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध यानी कि 1991 ईस्वी किसके मध्य लड़ा गया था। ऑप्शन है आपके पास मोहम्मद गौरी और भीम, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय, या फिर मोहम्मद गौरी और अजय सिंह। आपको बता दें कि जो तराइन का जो प्रथम युद्ध है जो कि 1191 ईस्वी में हुआ था, यह मोहम्मद गौरी और पृथ्वी के बीच हुआ था, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए देखते हैं। 1191 ईस्वी में तराइन हरियाणा के करनाल जिले में स्थित आधुनिक तारावणी के मैदान में खुला संघर्ष हुआ, जिसे तराइन का प्रथम युद्ध कहा जाता है। आपको सन याद रखना है, 1191 ईस्वी, कहाँ पर, तो हरियाणा के करनाल जिले में स्थित आधुनिक तारावड़ी के मैदान में यह एक संघर्ष जो कि खुला संघर्ष हुआ था, जिसे क्या नाम दिया गया, जिसे तराइन का प्रथम युद्ध कहा जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना। ऑप्शन है आपके पास 1853 ईस्वी में, 1856 ईस्वी में, 1863 ईस्वी में, या फिर 1865 ईस्वी में। आपको बता दें कि जो विधवा पुनर्विवाह कानून है यह 1856 ईस्वी में बना था, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए देखते हैं। ईश्वर चंद्र महासागर जिन्होंने हिंदू विधवा पुनर्विवाह का कानून पारित किया गया था। अक्सर यह भी पूछ लिया जाता है कि जो हिंदू धर्म में विधवा पुनर्विवाह का जो कानून है यह किसने पारित किया था, तो आपको याद रखना है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। अब देखो कब, तो यह 1 जुलाई 1956 में पारित हुआ था। ठीक है, कहाँ किसने किया था, ईश्वर चंद्र महासागर जिन्होंने हिंदू विधवा जो पुनर्विवाह है इसका क्या कानून पारित किया था, और यह 1 जुलाई 1956 में क्या पारित कर दिया था। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई। ऑप्शन आपके पास 1877 ईस्वी में बाद, 1833 ईस्वी में बाद, 1858 ईस्वी में बाद, या फिर 1799 ईस्वी में बाद। आपको बता दें कि अंग्रेजों ने फूट डालो शासन करो की जो नीति अपनाई थी वह 1858 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। आइए देखते हैं। 13 दिसंबर 1906 को ढाका में नवाब शमी उल्लाह खान ने मुस्लिम लीग की स्थापना की। इस लीग के
उदय के साथ ही अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो नीतिक अनुसरण हुआ, यानी कि यह नीति अपनाई थी। 1857 की जो क्रांति है इसके बाद अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी इसके बाद, ठीक है। यानी कि 1857 के बाद क्या है, 1858, तो सिर्फ मतलब 1857 के बाद 1858 में ही क्या हुआ था, फूट डालो और शासन करो की नीति अंग्रेजों ने अपनाई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की? ऑप्शन है आपके पास हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त या फिर ब्रह्मगुप्त। आपको बता दें कि जो गुप्त साम्राज्य है इसकी जो स्थापना की थी वह आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि चंद्रगुप्त के द्वारा ही की गई थी। आइए देखते हैं। गुप्त वंश की स्थापना 1320 ईस्वी में लगभग चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी और 1510 ईस्वी तक यह वंश शासन में रहा। इस काल में कला, विज्ञान, धर्म और साहित्य का खूब विकास हुआ था। अधिकतर यही पूछा गया जाता है कि चंद्रगुप्त ने जब गुप्त वंश की स्थापना की तो इसमें सबसे ज़्यादा विकास किसका हुआ था? आपको याद रखना है कि इसमें कला, विज्ञान, धर्म और साहित्य का खूब विकास हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? ऑप्शन है आपके पास बेगम खान और हेमू, अकबर और मिर्ज़ा हकीम, अकबर और बेगम खान या फिर अकबर और राणा प्रताप। आपको बता दें कि जो पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी यह बेगम खान और हेमू के बीच हुई थी, यानी कि बेगम खान और हेमू आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए देखते हैं। कह रहा है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध और उत्तर भारत में हेमचंद्र विक्रमादित्य, जो कि लोकप्रिय नाम हेमू है उनका, और अकबर की सेना के बीच 5 नवंबर 1956 को पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। डेट याद रखनी है 5 नवंबर 1956। अगर आपको डेट याद नहीं रहती तो सन आप ज़रूर याद रखिए। क्या सन है तो 1556 में पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। अकबर के सेनापति खान जमान और बैरम खान के लिए यह एक निर्णायक जीत थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? अफगानिस्तान, इराक, पर्शिया या फिर तुर्की। आपको बता दें कि जो मोहम्मद गोरी है यह अफगानिस्तान के क्या थे? शासक थे। भारत में तुर्क साम्राज्य का श्रेय मोहम्मद गोरी को दिया जाता है। आपको यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो तुर्क साम्राज्य है इसका श्रेय मोहम्मद गोरी को दिया जाता है। मोहम्मद गोरी अफगानिस्तान का शासक था। 12वीं शताब्दी के मध्य में गोरी वंश का उदय हुआ था। एक यह भी याद रखना है कि जो 12वीं शताब्दी है इसके अंतर्गत क्या हुआ था? गोरी वंश का उदय भी हुआ था। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? बाजीराव पेशवा, नाना साहब, शाहू महाराज या फिर शेर शाह। आप सभी को इसका जवाब पता होगा। जो मस्तानी है वह बाजीराव पेशवा की क्या थी? प्रेयसी थी। तो इस तरह आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि पहली सहायक संधि कौन सी थी? रुहेलखंड, निजाम, अवध या फिर झांसी। आपको बता दें कि जो पहली सहायक संधि है यह निजाम थी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए देखते हैं। पहली सहायक संधि भारतीय उपमहाद्वीप में लॉर्ड वेलेजली यानी कि 1798 से 1805 में भारत में अंग्रेजी राज्यों के विस्तार के लिए सहायक संधि का प्रयोग किया गया था। क्यों प्रयोग किया गया? तो अंग्रेजी राज्य का जो विस्तार है उसके लिए सहायक संधि का प्रयोग किया गया था। यह प्रकार की संधि है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच में हुई थी। ब्रिटिश ईस्ट कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच में हुई थी। किस किस के? ब्रिटिश ईस्ट कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी गवर्नर जनरल मार्किस डुप्लेक्स ने किया था। आपको एक दो सन याद रखना है कि 1798 से 1805 ने भारत और अंग्रेजी राज्यों के किसके लिए? तो विस्तार के लिए इस संधि का प्रयोग किया था। इसके साथ साथ यह प्रकार की संधि तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया है कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच में हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास मृत्युस्वामी दीक्षितर, त्यागराज,
पुरंदरदास या फिर स्वाति तिरुपाल। आपको पता होगा कि कर्नाटक संगीत का जो पितामह है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए प्रश्न, जो कि पुरंदरदास जी को कहा जाता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए इनके बारे में जान लेते हैं। पुरंदरदास कर्नाटक संगीत के महान संगीतकार थे। इन्हें कर्नाटक संगीत जगत के पिता के नाम से जाना जाता है। इनके कई कृतियाँ समकालीन तेलुगु गायकार अन्नमाचार्य से प्रेरित थे। चलिए, आपको यह याद रखना है कि जो कर्नाटक संगीत जगत के पितामह किसे कहा जाता, तो पुरंदरदास को कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यह जो प्रश्न है, इसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आइए प्रश्न को देखते हैं। किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, हर्षवर्धन या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय? इसका उत्तर आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसके साथ अगर कुछ भी जितनी भी डिटेल आप इस प्रश्न के बारे में जान सकते हैं, वह भी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए, क्योंकि आप जो लिख देते हैं वो आप कभी नहीं भूलते, आप सभी चीज़ें जानते हैं। चलिए, आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं हमारे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।